गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर कविता साहनी फ्रॉम गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज चोमू। आज हम बीएससी पार्ट 2 के सेकंड पेपर के अंतर्गत फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन में आगे का पार्ट पढ़ेंगे। पिछली क्लास में मैंने आपको माउथ में डाइजेशन के बारे में बताया था, बकल कैविटी में किस प्रकार डाइजेशन होता है। फूड जो कि एंटर होता है माउथ के अंदर सलाइवा के साथ मिक्स हो जाता है और लुगदी के रूप में बन जाता है, जिसे बोलस कहते हैं। और वो बोलस अब पीछे की तरफ पुश किया जाता है ईसोफेगस के थ्रू, उसके पेरिस्टेटिक मूवमेंट के द्वारा, और ये बोलस अब एंटर हो जाता है स्टमक में। ये जो फूड या बोलस जो बना है वो जब बकल कैविटी से ईसोफेगस के अंदर एंटर होता है तो उस समय स्वेलिंग के टाइम पे जब हम खाना निगलते हैं, भोजन अंदर निगलते हैं, तो जो इंटरनल लेयर्स होते हैं और जो ग्लॉटिस होता है वो बंद हो जाता है, ताकि फूड जो है वो विंड पाइप में ना जाए और सीधा फूड पाइप यानी ईसोफेगस में ही जाए। तो ईसोफेगस से होता हुआ ये भोजन अब स्टमक में पहुंच जाता है और स्टमक में पहुंचने के बाद इसका आगे डाइजेशन शुरू होता है। स्टमक जो है उसमें एक्चुअली उसकी जो वॉल्स हैं बहुत स्ट्रॉन्ग होती हैं और उसके कारण मैकेनिकल एक्शन होता है और उसकी यानी स्टमक की वॉल्स के द्वारा गैस्ट्रिक जूस सिक्रीट होता है। ये गैस्ट्रिक जूस स्टमक की गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होती हैं उनके द्वारा सिक्रीट होता है। और इस गैस्ट्रिक जूस में जो कंपोनेंट्स हैं वो हैं, एक तो होता है HCl जो कि उसको एसिडिक मीडियम प्रदान करता है। इसके अलावा कुछ एंजाइम्स होते हैं, पेप्सिन, गैस्ट्रिक लाइपेज और रेनिन। तो ये 3 एंजाइम्स होते हैं। गैस्ट्रिक ग्लैंड्स जो हैं उनको स्टिमुलस मिलता है हार्मोन के द्वारा। जब ये फूड अंदर एंटर होता है स्टमक में तो हार्मोन है गैस्ट्रिन, वो इसको स्टिमुलेट कर देता है इस गैस्ट्रिक ग्लैंड्स को, जिसके कारण वो गैस्ट्रिक जूस सिक्रीट करती हैं। तो HCl जो है इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करता है, क्योंकि सलाइवा के साथ जो फूड मिक्स होकर होता है वो अल्कलाइन होता है। और जब स्टमक में आता है तो HCl के कारण उसको एसिडिक मीडियम प्रदान करता है उसका, और यहाँ पर आने के बाद सलाइवरी डाइजेशन जो है वो रुक जाता है। इसके अलावा ये जो है गैस्ट्रिक जूस वो जो शुगर्स हैं उनका हाइड्रोलिसिस करने में मदद करता है और एंटीसेप्टिक की तरह काम करता है। और फूड में अगर कोई हार्मफुल बैक्टीरिया प्रेजेंट है तो उसको मारने में भी मदद करता है। यानी HCl जो कि एसिडिक मीडियम है उसके कारण हार्मफुल बैक्टीरिया अगर प्रेजेंट होते हैं फूड में तो वो मर जाते हैं। इसके अलावा ये जो एसिडिक मीडियम है वो कंट्रोल करता है पाइलोरिक वाल्व की ओपनिंग को। तो जो स्टमक है उसके पार्ट होते हैं कार्डिक स्टमक, फंडस और पाइलोरिक स्टमक। तो फूड जो कि ईसोफेगस से आया वो कार्डिक स्टमक में आता है और कार्डिक स्टमक में आने के बाद ये फूड का जब डाइजेशन होता है और जब इंटेस्टाइन में जाने के लिए ये पाइलोरिक स्टमक से होकर गुजरता है, जो कि स्टमक का पिछला नैरो पार्ट होता है। अब ये जो एंजाइम्स हैं स्टमक में ये उस फूड पर एक्ट करते हैं, उनकी क्रिया होती है। मेन एंजाइम्स जो हैं उनमें से पेप्सिन जो है वो इनएक्टिव फॉर्म में सिक्रीट होता है और इसकी जो इनएक्टिव फॉर्म है वो है पेप्सिनोजन। और HCl के कारण ये पेप्सिनोजन पेप्सिन में कन्वर्ट हो जाता है, जो कि प्रोटीन से रिएक्ट करता है एसिडिक मीडियम में और पेप्टोन्स और प्रोटीएजेस बना लेता है। इसके अलावा दूसरा एंजाइम्स जो है वो गैस्ट्रिक लाइपेज। ये गैस्ट्रिक लाइपेज फैट मेनली जो मिल्क में होता है उस पर एक्ट करता है, उससे क्रिया करके उसको फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में बदल देता है। हालांकि स्टमक में जो डाइजेशन होता है फैट का वो नेग्लिजिबल होता है, ना के बराबर होता है। मेन जो डाइजेशन होता है वो इंटेस्टाइन में होता है फैट का। तीसरा एंजाइम जो है वो है रेनिन। वो भी इनएक्टिव फॉर्म में सिक्रीट होता है जो कि प्रोरेनिन होता है और ये प्रोरेनिन भी HCl की प्रेजेंस में रेनिन में
कन्वर्ट हो जाता है HCl के कारण। और फिर ये रेनिन, ये जो मिल्क होता है, जो दूध होता है, उसकी कैसिनोजन पर रिएक्ट करके उसको केसीन में बदल देता है। और ये जो केसीन है वो अब कैल्शियम आयंस की प्रेजेंस में एक इनसॉल्युबल कंपाउंड बना लेती है, एक सॉल्ट बना लेती है, जो कि दही की तरह का होता है, जिसे पैराकैसिनेट कहते हैं। और इस तरीके से जो कर्डलिंग हो जाती है या दही बन जाता है, इस दूध का दही की तरह के वो फट के बन जाता है, वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इस फॉर्म में वो स्टमक में कुछ समय तक रुक सकता है। अदरवाइज दूध क्योंकि पतला होता है तो वो डायरेक्टली इंटेस्टाइन में भी जा सकता है, तो फिर उस समय प्रोटीन का डाइजेशन नहीं हो सकता। लेकिन जब वो दही के रूप में हो जाता है तो कुछ समय तक स्टमक में रुकता है और फिर प्रोटीन का उस दौरान डाइजेशन हो जाता है। तो अब स्टमक में ये जो फूड का थोड़ा डाइजेशन हुआ तो वो जो पहले बोलस था वो थोड़ा सा सेमी लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, और अब ये जो सेमी लिक्विड फूड बना इसे कहते हैं काइम। अब ये जो काइम है पाइलोरिक स्टमक के द्वारा इंटेस्टाइन में एंटर करता है। स्मॉल इंटेस्टाइन काफ़ी लंबी होती है, 5 से 7 मीटर तक लंबी होती है, और मेनली 3 पार्ट्स होते हैं इसके, ड्यूडिनम, जेजुनम और इलियम। इसमें से ड्यूडिनम जो कि अपर पार्ट है इसका, छोटी आंत का ड्यूडिनम, वो पोस्टीरियर वॉल जो है उसके पास जो पहली से थर्ड जो कशेरुकी होती हैं उन्हीं के ऊपर होता है, और यू शेप्ड होता है, ये यू के आकार का होता है, और इसके भी 3 भाग होते हैं। तो ये जो ड्यूडिनम है, छोटी आंत का ऊपर का छोटा सा पार्ट है, और इससे कोई खास एंजाइम सीक्रेट नहीं होते, लेकिन बहुत इम्पॉर्टेंट है ये डाइजेशन के लिए। क्यों? क्योंकि इसमें 2 डक्ट्स आकर खुलती हैं जिनका सिक्रीशन इसमें आता है लिवर और पैंक्रियाज से। तो काइम जो स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन में आया, ड्यूडिनम में आया, वो एसिडिक होता है, और ये इसका एसिडिक मीडियम ड्यूडिनम को स्टिमुलेट करता है, जिसके कारण ड्यूडिनम एक हार्मोन, 2 हार्मोन प्रोड्यूस होते हैं, एक होता है सिक्रेटिन और दूसरा कोलेसिस्टोकाइनिन। इनमें से सिक्रेटिन जो है वो स्टिमुलेट करता है पैंक्रियाज को टू सिक्रीट पैंक्रियाटिक जूस, और कोलेसिस्टोकाइनिन स्टिमुलेट्स लिवर को स्टिमुलेट करता है, और बाइल जूस सिक्रीट होता है। तो बाइल जूस जो सिक्रीट होता है वो एल्कलाइन नेचर का होता है, और इसके कारण अब जो काइम एसिडिक आया था उसका मीडियम यानी फूड का मीडियम फिर एसिडिक से एल्कलाइन हो जाता है। बाइल जूस हरे पीले रंग का होता है, और एल्कलाइन लिक्विफाइड स्ट्रक्चर होता है, यानी फ्लूइड होता है, लिक्विफाइड फ्लूइड होता है ये, जो कि लिवर की पेरेन्काइमल सेल से सिक्रीट होता है। एंटीसेप्टिक होता है ये, इससे भी कोई हार्मफुल बैक्टीरिया अगर कोई बचे हुए हैं तो वो मर जाते हैं, और ये फैट्स का विखंडन कर देता है, उसको तोड़ देता है। ये जो बाइल जूस है उसमें कोई डाइजेस्टिव जूस नहीं, एंजाइम्स नहीं होते, बाइल जूस में कोई डाइजेस्टिव एंजाइम्स नहीं होते, लेकिन इम्पॉर्टेंट है डाइजेशन के लिए। अलग अलग इसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स जो हैं उसमें अलग अलग पार्ट होते हैं, जैसे मैक्सिमम पार्ट इसका वाटर का होता है, करीब 89%। इसके अलावा इसमें कुछ बाइल सॉल्ट्स होते हैं, जिसमें मेनली तो सोडियम के सॉल्ट्स होते हैं और कुछ पोटेशियम के सॉल्ट भी होते हैं। इनकी मात्रा करीब 6% होती है सॉल्ट्स की। इसके अलावा 2 पिगमेंट्स होते हैं इनमें, जिन्हें बाइल पिगमेंट्स कहते हैं, और ये जो 2 बाइल पिगमेंट्स हैं वो है बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन। इसके अलावा कोलेस्ट्रॉल होता है जो कि 0.4%, ये एक्चुअली एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट ही होता है, इकट्ठा हो जाता है, इसको बॉडी से निकल जाना चाहिए। इसके अलावा फॉस्फोलिपिड होते हैं 0.8%, और कुछ इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स होते हैं 0.8% के करीब। दूसरा जो जूस इसमें आता है वो है पैंक्रियाटिक जूस। ये पैंक्रियाटिक जूस डाइजेशन के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक्चुअली यही डाइजेस्टिव जूस होता है जिसमें ज़्यादातर डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं, जिससे कि फूड का डाइजेशन होता है। तो इम्पॉर्टेंट डाइजेस्टिव एंजाइम्स जो इसमें प्रेजेंट होते हैं उनमें से है ट्रिप्सिन। ये ट्रिप्सिन भी इनएक्टिव फॉर्म में सिक्रीट होता है, ट्रिप्सिनोजन की फॉर्म में, और ये ट्रिप्सिनोजन फिर एंजाइम एंटेरोकाइनेज, या जिसे अब एंटेरोपेप्टिडेज भी कहते हैं, उसकी प्रेजेंस में एक्टिव फॉर्म ट्रिप्सिन में कन्वर्ट हो जाता है,
और अब ये एक्टिवेटेड ट्रिप्सिन पेप्टोन्स, जो कि पहले प्रोटीन्स पेप्टोन्स में बदल गई थी स्टमक में जो डाइजेशन हुआ था, तो अब पेप्टोन्स से रिएक्ट करता है और वो ट्राईपेप्टाइड और डाईपेप्टाइड बना लेता है। इसके अलावा जो एंजाइम है वो है काइमोट्रिप्सिन। ये काइमोट्रिप्सिन भी इनएक्टिव फॉर्म काइमोट्रिप्सिनोजिन की फॉर्म में सिक्रीट होता है, जो कि ट्रिप्सिन के द्वारा एक्टिवेट होता है और काइमोट्रिप्सिन में बदल जाता है। और ये काइमोट्रिप्सिन pH जब 7 से 8 होता है तो उसकी प्रेजेंस में प्रोटीन को पेप्टोन्स और पॉलीपेप्टाइड्स में कन्वर्ट कर देता है। कार्बोहाइड्रेट जो बचा हुआ है उसका भी पाचन होता है इसमें। हालांकि कार्बोहाइड्रेट का पाचन जो है वो स्टार्ट हो जाता है माउथ में, लेकिन कुछ बचा हुआ जो है उसका भी होता है, पाचन यहाँ पर होता है। इसके अलावा कार्बोक्सीपेप्टिडेज जो है वो एक्टिवेट होता है दोनों ट्रिप्सिन और एंटेरोकाइनेज की प्रेजेंस में। और ये जो कार्बोक्सीपेप्टिडेज एक्टिवेट हो गया वो अब इन पॉलीपेप्टाइड्स जो बने थे प्रोटीन से उन पर रिएक्ट करेगा, उनको हाइड्रोलाइज करके उन्हें सिंपल पेप्टाइड्स और अमीनो एसिड्स में कन्वर्ट कर देता है। तो कार्बोहाइड्रेट जो बचे हुए थे, यानी कि स्टार्च का डाइजेशन स्टार्ट हो गया था बकल कैविटी में सलाइवरी अमाइलेज के द्वारा। कुछ जो है बाकी जो बचा हुआ होता है तो पैंक्रियाटिक अमाइलेज के द्वारा उस स्टार्च को माल्टोज और ग्लूकोज में कन्वर्ट कर दिया जाता है। फैट का डाइजेशन भी होता है। जो इमल्सिफाइड फैट है, अब जो विखंडित वसा जो अब है उसका डाइजेशन होगा इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम लाइपेज एंड इट इज कन्वर्टेड इनटू फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल। इसके अलावा और जो एंजाइम्स इसमें होते हैं मेन वो हैं पैंक्रियाटिक न्यूक्लियेजेस, जिसमें आरएनएजेस और डीएनएज होते हैं, जो कि न्यूक्लिक एसिड्स हैं आरएनए और डीएनए, तो उन पर रिएक्ट करते हैं और पॉलीन्यूक्लियोटाइडेज और उनको न्यूक्लियोटाइड्स में कन्वर्ट कर देते हैं, क्योंकि आरएनए और डीएनए जो न्यूक्लिक एसिड्स हैं वो न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बनते हैं। तो इन एंजाइम्स की प्रेजेंस में वो ब्रेक हो जाते हैं और न्यूक्लियोटाइड्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। अब जो फूड डाइजेस्ट हुआ यहाँ पर पैंक्रियाटिक जूस और बाइल जूस की मदद से, ये डाइजेस्टेड फूड ड्यूडिनम में जो है वो अब और लिक्विफाइड हो जाता है और अब इस लिक्विफाइड फॉर्म को कहते हैं काइल। ये काइल अब एंटर होता है आगे इलियम में, तो आगे का डाइजेशन इसका इलियम पार्ट में होगा। काइल जो कि इलियम में एंटर होगा उसका डाइजेशन कंप्लीट होता है इंटेस्टाइनल जूसेस के द्वारा। ये जो इंटेस्टाइनल जूस है वो दो तरह की ग्लैंड्स के द्वारा सिक्रीट होते हैं। एक तो ब्रूनर्स ग्लैंड या ड्यूटिनल ग्लैंड्स होती हैं और दूसरी होती है क्रिप्ट्स ऑफ लिबरकोन या जो कि इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स होती हैं। तो काइल जो भोजन है जो कि अब ड्यूडिनम से आया है इलियम में, ये मिक्सचर होता है पार्टली डाइजेस्टेड प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और ये एमल्सिफाइड फैट्स इसमें होते हैं, इनका मिक्सचर होता है। तो अब इन पर इंटेस्टाइनल जूसेस काम करते हैं और उनको हाइड्रोलाइज कर देते हैं। कार्बोहाइड्रेट में जो डाइसेक्यूराइड बन गए थे पहले वो उनको हाइड्रोलाइज करता है इंटेस्टाइनल जूस, क्योंकि उसमें जो अलग अलग एंजाइम्स हैं, जैसे माल्टोज जो है इसमें वो हाइड्रोलाइज होता है माल्टेज एंजाइम के द्वारा और दो मॉलिक्यूल्स ग्लूकोज में बना लेता है, यानी सिंपल शुगर सब बन जाती हैं। ऐसे ही जो लैक्टोज है वो लैक्टेज के द्वारा ग्लूकोज और गैलेक्टोज में बदल जाता है, और जो सुक्रोज है वो एंजाइम सुक्रेज के द्वारा ग्लूकोज और फ्रक्टोज में बदल दिया जाता है। तो इस तरीके से कार्बोहाइड्रेट्स का पूरा डाइजेशन हो जाता है और सिंपल शुगर्स बन जाती हैं। प्रोटीन का भी डाइजेशन होता है। पॉलीपेप्टाइड्स जो पहले बने थे अब वो कार्बोक्सी पेप्टिडेज एंजाइम की प्रेजेंस में डाईपेप्टाइड्स और अमीनो एसिड्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, और वो डाईपेप्टाइड्स पर ये एंजाइम रिएक्ट करता है डाईपेप्टिडेज और वो अमीनो एसिड्स में कन्वर्ट हो जाता है। कुछ एनिमल्स जो कि हर्बीवोरस होते हैं और प्लांट्स पे डिपेंड करते हैं, उनमें सेलुलोज भी होता है
क्योंकि प्लांट्स में सेलुलोज पाया जाता है। तो इनमें सेलुलोज का, एनिमल्स में सेलुलोज का डाइजेशन भी होता है, और वो डाइजेशन होता है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या बैक्टीरिया के द्वारा। और फैट जो बचा हुआ है उसका भी डाइजेशन अब इलियम में होता है बाय द एंजाइम लाइपेज। अब जो लाइपेज एंजाइम है वो लिपिड को ग्लिसरॉल और फैटी एसिड्स में कन्वर्ट कर देता है। तो जो ट्राइग्लिसराइड्स होती हैं, फैट्स होते हैं, उनको लाइपोज पहले डाइग्लिसराइड्स में कन्वर्ट करता है और फिर उस डाइग्लिसराइड्स को मोनोग्लिसराइड्स में बदल देता है। और फिर वो मोनोग्लिसराइड्स जो बने थे उन पे लाइपेज एक्ट करके उनको फैटी एसिड्स में, जो कि इसकी फैट्स की यूनिट्स हैं, और ग्लिसरॉल में बदल देता है। तो इस तरीके से इलियम में डाइजेशन कंप्लीट हो जाता है और प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और फैट्स उनकी सिंपल सॉल्युबल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं, जिनका कि एब्जॉर्प्शन होता है। मैक्सिमम पार्ट सॉल्युबल फॉर्म का एब्जॉर्ब हो जाता है इलियम की वॉल्स के द्वारा, जो कि फिंगर लाइक होती हैं, क्योंकि इन वॉल्स के अंदर ब्लड कैपिलरीज और लिम्फ कैपिलरीज भी पाई जाती हैं। तो क्योंकि ये विलाई लगातार इनमें फ्लो करते, डूबे रहते हैं, तो उसके कारण उसके अंदर एंटर हो जाता है सॉल्युबल फूड, और ये फूड फिर ब्लड के द्वारा बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में पहुंचा दिया जाता है।